एपिसोड 147 ज़ोरदार तमाचा। दादी सा, दादी सा, क्या ये सच बात है? क्या आपने और बुआ सा ने सच में मिस्टर राठौड़ के साथ ये सब कुछ किया था? क्या सच में मिस्टर राठौड़ किसी और औरत से प्यार करते थे? बोलिए दादी सा, चुप मत रहिए। मैं सच सुनना चाहता हूँ। अब मैं थक चुका हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन आज यही सही मौका है सच्चाई जानने का। दोनों परिवार यही मौजूद है क्योंकि अभय की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। तभी वहाँ पर नर्स आ गई और अभय को शांत होने के लिए बोलने लगी। बोलिए दादी सा, सच बोलिए। क्या सच में आपने मिस्टर राठौड़ के साथ ऐसा किया था? अब तो अनिरुद्ध भी जानकी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था हकीकत जानने के लिए, मगर वो अभी भी चुपचाप खड़ी थी और बस आयशा को ही घूरे जा रही थी खा जाने वाली नज़रों से। अभय, अनिरुद्ध, बेटा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भला हम लोग ऐसे क्यों करेंगे भाई साहब के साथ? हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है हमारे भाई के साथ में। ये सब झूठ है। ये लड़की अपने मन से कहानी बना रही है और अपनी उस कहानी का हिस्सेदार इस गंदी लड़की ने तुम्हारे दादा साहब को भी बना लिया है। अब इसकी माँ के संस्कार ही ऐसे हैं तो कोई भी क्या ही कर सकता है। आराध्या ने अभय और अनिरुद्ध को अपनी बातों में फंसा लिया एक बार फिर से। वहीं वो दोनों अब आयशा को घूरने लगे सवालिया नज़रों से। तो उसने भी अपनी मुंडी नाम हिला दी और बोली, नहीं अभय, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दादू ने खुद मुझे ये बात बताई थी, सच्ची, कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं। अभय का चेहरा अब गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। उसे देखकर ऐसा अंदाज सा लगाया जा सकता था कि वो किसी भी वक्त अपनी सहन करने की क्षमता को खो सकता है। तभी आयशा को सही साबित करने के लिए दीपिका ने उसका साथ देते हुए कहा, आयशा बिल्कुल सच कह रही है। तुम दोनों को इस पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मैं तो अधिराज को 35 सालों से जानती हूँ। मेरी बात का यकीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये बात सच है। अधिराज की शादी इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर धोखे से गीतांजलि से करवाई थी। अब तो अभय और अनिरुद्ध दोनों को ना चाहते हुए भी आयशा की कही हुई बात पर यकीन करना पड़ रहा था, क्योंकि दीपिका ने भी अपनी गवाही दे दी थी आयशा की तरफ से। अब तो जानकी और आराध्या के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय सच बोलने के। अब तो सच बोल दो मासा, बच्चों को बता दो कि आपने और आराध्या ने मिलकर भाई साहब के साथ ऐसा किया क्या था, उन्हें कितना दुखाया था आप दोनों ने मिलकर। आदर्श जानकी को राज़ी करने लगा सच बताने के लिए, तो वो मुस्कुराने लगी। हाँ बच्चों, मैंने और आराध्या ने ऐसा किया था तुम्हारे बाबा साहब के साथ। आखिरकार जानकी ने सच कबूल कर ही लिया तो उन दोनों को ज़ोर का झटका ज़ोरों से लगा। क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? अनिरुद्ध की आवाज़ में काफ़ी दर्द सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो लड़की गरीब घर से थी, एक नंबर की बदतमीज़ थी, बिल्कुल इस लड़की की तरह। वहीं मेरी गीतू, वो हीरा थी, हीरा। बस लोग उसे कभी समझना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उसे समझती थी। सच्चा प्रेम करती थी वो हमारे अधिराज से, इसीलिए मैंने शादी के मंडप से उस सड़क छाप लड़की को गायब करवा दिया और गीतांजलि को बैठा दिया। जानकी की आंखों में अब भी कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आ रही थी किसी को। वो तो बेशर्मों की तरह अपना गुनाह कबूल कर रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करी हो। दादी साहब, आपको समझ भी आ रहा है कि आपने कह क्या रही हैं? आपने किया क्या है? आपने किसी का दिल तोड़ा है, अपने बेटे का दिल तोड़ा है, और फिर भी आपको कोई पछतावा नहीं है। कितनी घटिया हैं आप। अभय के मुंह से अपने लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर जानकी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली और आयशा की तरफ बढ़ी। इसे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी आज, मनहूस की औलाद, मनहूस कहीं की। उसका इतना ही कहना था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए ये सब कुछ आयशा के लिए कहा, मगर तभी अभय बीच में आ गया आयशा को बचाने के लिए, और इतनी देर में जानकी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मिला।
एक पल के लिए सबके सब चौंक गए ये देखकर कि आखिर ये सब हुआ क्या। वैसे जानकी के मुंह लगने की हिम्मत वहाँ मौजूद किसी की भी शख्स की तो नहीं थी, सिवाय आयशा की दादी यानी कि उसकी दीदा हरवीन कौर बेदी के। मुंह बंद एकदम। बहुत सुन लिया तेरा हमने। हम लोग तुझे पलट कर जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी पोती को हर वक्त बेइज्जत करती रहे, उसके साथ हाथापाई करे। पूरे कॉरिडोर में दीदा की आवाज़ गूंजने लगी। वहीं जानकी की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसका गाल और उसका कान अब सुन्न पड़ चुका था। दीदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जानकी पर हाथ उठाकर, मगर अब सही मायने में पानी सिर से ऊपर जा चुका था। तूने क्या समझा कि यहाँ सबसे बड़ी है तू, तो सबको बेइज्जत करने का लाइसेंस मिल गया तुझे? तूने क्या सोचा कि तू यहाँ किसी को भी कुछ भी बोल देगी और कोई तुझे कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि तू बुज़ुर्ग है? लेकिन शायद तू ये भूल गई थी कि भले ही तू यहाँ उम्र में सबसे बड़ी हो, मगर मैं हूँ यहाँ तेरे उम्र की, तुझे सबक सिखाने के लिए। आई बात समझ? दीदा का गुस्सा देखकर तो आज मंजीत, सायशा, आयशा, अभय और बाकी सब भी डर चुके थे एक पल के लिए, क्योंकि उन्हें आज तक किसी ने भी इतना ज़्यादा गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। और क्या कहा तूने मेरी पोती के लिए? हाँ मनहूस, मेरी दोनों पोतियों के कदम कितने शुभ हैं हम लोगों के लिए, इस बात का गवाह तो पूरा चंडीगढ़ है। समझी तू? तेरे कहने से मेरी बच्चियाँ मनहूस नहीं होंगी। और गीता हीरा नहीं खूनी थी। अगर आज वो ज़िंदा होती ना तो हम लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। जेल में बैठकर वो चक्की पीस रही होती आज भी। समझी तू? दीदा ने जानकी से जब ये सब कुछ कहा तो अभय, अनिरुद्ध, आयशा और सायशा ये सब एक दूसरे को देखने लगे हैरानी से। दीदा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो अभय की मासा के लिए? आयशा ने अपनी दीदा से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि अभय की मासा बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं थी। उस औरत की वजह से हम लोगों ने तुझे खो दिया था। बहुत मुश्किलों से तुझे ढूंढा हम लोगों ने। तुम चारों बच्चों को कितनी चोटें लगी थी उस हादसे में, ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं। ये बोलते बोलते दीदा की आंखों से आंसू बहने लगे उस हादसे को याद करके। मासा ने ये सब कुछ क्यों किया था? अभय और अनिरुद्ध ने एक साथ दीदा से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो मंजीत को खुश नहीं देखना चाहती थी। उसे जलन होती थी मंजीत को राजवीर के साथ खुश देखकर, क्योंकि वैसा प्यार अधिराज ने कभी उससे नहीं किया। इसीलिए उसने जलन में आकर पूरा बेदी परिवार ख़त्म करने का प्लान बनाया। वो तो शुक्र है कि अधिराज, दीपिका और आदर्श समय रहते वहाँ पहुँच गए हम लोगों को बचाने के लिए। अभय और अनिरुद्ध को तो आज बैक टू बैक झटके मिल रहे थे। एपिसोड 148, अनिरुद्ध की आयशा के लिए नफरत। क्या कहा था अभय तूने कि तूने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए मेरी पोती से शादी करी है? तुझे ये लगता है ना आज तक कि तेरी माँ की मौत के ज़िम्मेदार मंजीत है ना? लेकिन असल में तेरी माँ अपने खुद के कर्मों की से मरी थी। उस दिन खाई में सिर्फ तेरी माँ ही नहीं गिरी थी, जो तेरी बीवी बनी बैठी है ना, वो भी गिरी थी। तेरी साली भी गिरी थी, मेरा अमन भी गिरा था और मेरा करण भी गिरा था। तो इसलिए नुकसान सिर्फ तुम लोगों का नहीं हुआ था, हम लोगों का भी हुआ था। समझे तुम लोग? दीदा अभय और अनिरुद्ध को घूरते हुए ये सब बोल रही थी। वहीं जानकी अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अभय और अनिरुद्ध अपनी माँ की हकीकत जाने। उसे डर था कि कहीं हकीकत जानने के बाद वो दोनों अपनी माँ से नफरत ना करने लगे। वहीं अभय और अनिरुद्ध, उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों कैसा रिएक्ट करे। उल्टा उन्हें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो दोनों तो अपनी माँ को दुनिया की सबसे अच्छी माँ समझते थे, मगर उनकी माँ तो षड्यंत्रकारी निकली थी। तुझे पता है तेरी माँ? दीदा अपनी बात पूरी करने ही वाली थी, मगर मंजीत ने बेहोश होने का नाटक किया, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। मम्मी! आयशा, अमन, सायशा और बाकी सब उसकी तरफ भागे उसे संभालने के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर! सब डॉक्टर को पुकारने लगे एक साथ।
वो भागे चले आए। मंजीत का चेकअप करने के बाद डॉक्टर को ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि मंजीत को कुछ हुआ हो, मगर तभी मंजीत ने अपनी आंखें खोली और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप प्लीज़ बाहर जाकर सबको यही बताइएगा कि मुझे स्ट्रेस के कारण चक्कर आ गए थे। पहले तो डॉक्टर को मंजीत की बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा, मगर उसके बाद लगातार रिक्वेस्ट करने की वजह से डॉक्टर मान गए और बाहर जाकर सबको वही कहा जो मंजीत ने सबको बताने के लिए उनसे कहा था। राठौर मैंशन में हॉल में अभय और अनिरुद्ध बैठे हुए थे। उन दोनों के दिमाग में अभी भी दीदा की कही हुई बातें गूंज रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है भाई, मुझे लगता था कि दीदा झूठ बोल रही हैं, अनिरुद्ध अभय से बोला, जो काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी आयशा की आवाज़ आई, ओ हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मेरी दीदा कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आई तुम्हें मेरी बात समझ में? अभय और अनिरुद्ध ने आयशा की तरफ देखा जिसके हाथ में ट्रे थी। आयशा हॉल में आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, मेरी दीदा झूठ नहीं बोलती हैं कभी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तुम्हारी माँ के बारे में तो ज़रूर तुम्हारी माँ सा ऐसी रही होंगी, बुरी और चालबाज। हमारी मासा ऐसी नहीं थी, अनिरुद्ध भी पलटकर उससे बोला। अब तो उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी। तुम्हारी माँ ऐसी ही गंदी, घटिया और गिरी हुई चालबाज होम ब्रेकर जिन्होंने अपना घर बसाने के लिए दूसरे का घर तोड़ा। दो प्यार करने वालों के बीच में आई थी तुम्हारी माँ। आयशा ने गीतांजलि के लिए एक सांस में इतना कुछ कह दिया था कि अभय और अनिरुद्ध दोनों की ही बर्दाश्त करने की क्षमता अब पार हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने साइड टेबल पर से वास उठाया आयशा पर परवार करने के लिए, मगर तब तक अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से वास को छुड़वाते हुए अभय उस पर चिल्लाया, पागल हो गया है? अपनी भाभी पर हाथ उठाएगा तू? फिर वही गलती दोहरा रहा है जो तूने कुछ महीनों पहले दोहराई थी। अभय उसने डांटने लगा, ये मेरी भाभी नहीं है, नहीं मानता मैं इसे अपनी भाभी, ये खूनी की औलाद है। आज नहीं तो कल मैं मंजीत कौर बेदी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहूँगा और इसकी माँ को जड़ से हिलाने के लिए इस घटिया औरत की जान लेकर रहूँगा। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा आज। अनिरुद्ध अभय के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला। वहीं अनिरुद्ध के मुँह से अपने लिए नफरत भरे शब्द सुनकर आयशा का दिल आज बहुत ज़्यादा दुखा था। उसे तो आज तक यही लगता था कि अनिरुद्ध एक बहुत ही समझदार और मैच्योर लड़का है। हाँ, थोड़ा गुस्सेबाज है लेकिन दिल का साफ़ है, मगर आज उसके कड़वे बोल में आयशा को गलत साबित कर दिया था, जब कितनी गलत सोच रखती थी अनिरुद्ध के लिए। तो चल मेरे साथ। अभय अनिरुद्ध का हाथ खींचकर वहाँ से उसे ले जाने लगा। वहीं आयशा को अब और भी ज़्यादा बुरा लगा जब अभय ने आयशा और अनिरुद्ध में से अनिरुद्ध की प्रायोरिटी आगे रखी। यही था प्यार। दरवाजे पर खड़ी दीपशिखा की आवाज़ आई। दीपशिखा आयशा के पास चलकर आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कहा था ना मैंने तुझसे कि अभय की ज़िंदगी में तेरी कोई अहमियत नहीं है। तेरे प्यार को हमेशा अभय ने अपने जूतों के नीचे रौंदा है। तेरे प्यार को उसने हमेशा थप्पड़ मारा है, मगर फिर भी तो उसके पीछे भागती है। और अब मैं जानती हूँ कि तू क्या बोलेगी, यही ना कि अनिरुद्ध इस वक्त गुस्से में था इसलिए अभय उसे संभाल रहा है ना? अगर अभय तेरी ज़रा से भी इज़्ज़त करता ना तो वो अनिरुद्ध की गलती पर उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाता, मगर अभय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब तू ही डिसाइड कर कि अभय तुझसे प्यार करता है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, बाकी तू खुद ही समझदार है। दीपशिखा आयशा को समझाने लगी। आप सही कह रही हो सासू माँ, अभय मुझसे प्यार नहीं करता है। आपको पता है कुछ दिनों पहले अभय ने मुझसे क्या कहा था कि अगर आज उसकी मासा ज़िंदा होती तो उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी मासा होती, क्योंकि उसकी मासा उसकी जन्मदाता है और मैं सेकंड नंबर पर होती। मेरी कोई औकात है ही नहीं अभय की ज़िंदगी में, ये बात मैं जान चुकी हूँ। अब ये बातें आयशा अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अब तो तू क्या सच में अभय से तलाक ले रही है? अब तेरा फाइनल है? दीपशिखा थोड़ा सा हिचकते हुए उससे बोली, मगर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। पता नहीं इन दोनों का रिश्ता कब पटरी पर आएगा। दीपशिखा सांस छोड़ते हुए बोली। एक हफ्ते बाद
एक हफ्ता बीत चुका था। आयशा ने 1 हफ्ते से अभय से बात नहीं करी थी। वो बस उसे इग्नोर कर देती या अपना आधे से ज़्यादा वक्त अधिराज की सेवा करने में गुजारती, क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके राठौड़ मेंशन ले आई थी। अभय आयशा के से बार बार बात करने की कोशिश करता, मगर वो उसे इग्नोर मार देती या उसे अनसुना कर देती। नीचे हॉल में बैठकर आयशा स्प्रिंग रोल्स खा रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग किया। आयशा उसे कॉल कर रही थी तो उस स्प्रिंग रोल्स की प्लेट टेबल पर रख कर उसने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करे और फिर अपनी कॉल रिसीव करी। हाँ कोको, बोल, क्या हुआ? आयशा ने सायशा का कॉल उठाते ही उससे ये कहा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, ये बोल आयशा ने कॉल काट दी और अपने रूम में चली गई। रूम में अभी पहले से ही मौजूद था, उसका इंतज़ार कर रहा था। आयशा रूम में दाखिल हुई और अपने वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में जाने को हुई, मगर तभी अभय ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। कहीं जा रही हो क्या तुम? अभय ने उससे पूछा, मगर आयशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया पलटकर और बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ ही देर में जब वो फ्रेश होकर आई तो एक बार फिर से वो अभय से टकरा गई। अभय ने आयशा को उसकी कमर से पकड़ लिया कस के और उसके करीब जाने लगा। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो गई हो? मैंने क्या कर दिया है अब? अभय ने उससे वजह जानने की कोशिश करी, मगर जवाब देने के बजाय आयशा ने अभय को ज़ोर से पीछे के लिए धकेला। मिस्टर अभय सिंह राठौर, गंदी औरत को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आप भी गंदे हो जाएंगे। आयशा ने अभय को ताना मारते हुए ये बात कही, मगर वह एकदम नज़र झुकाए चुप खड़ा था। मैंने अनिरुद्ध को समझाया कि वो तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी ना किया करे, मगर अभय ने आयशा को आगे अपनी बात रखने की कोशिश करी, मगर आयशा कहाँ उसे सुनने वाली थी। एक बार फिर से अभय को इग्नोर करके आयशा अपना काम करने लगी तो और तैयार होकर रूम से बाहर निकल गई। नीचे हॉल में अधिराज और दीपशिखा बैठे चाय पी रहे थे, तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे आती हुई आयशा दिखाई पड़ी। आयशा बेटा, तू कहीं जा रही है क्या? अधिराज ने उससे पूछा तो आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। कितनी देर में आएगी तू? अधिराज ने उससे अपना दूसरा सवाल किया तो आयशा ने जवाब दिया, पापा मैं मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ, पक्का नहीं कह सकती मैं कि आज घर वापस आऊँगी या नहीं। आयशा का इतना ही कहना था कि तभी दीपशिखा ने उसे फ़ौरन डांट दिया। उसकी डांट को कॉरिडोर पर खड़े अभय के कानों में पड़ी और स्टडी रूम से बाहर आते हुए अनिरुद्ध को भी। सोच समझ कर बोला कर ज़रा, क्या नाप शनाप बोलती रहती है तू? दीपशिखा आयशा पर ज़ोर से चिल्लाई तो उसने भोली सी आंखें बनाते हुए उससे पूछा, पर सासू माँ, मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो आप मुझे इतना डांट रहे हो? यही सेम सवाल अधिराज ने भी दीपशिखा से पूछा तो उसने जवाब दिया, आपने सुना नहीं अभी इसने क्या कहा? अपनी भौं सिकोड़ते हुए अधिराज ने उससे पूछा, क्या कहा इसने? यही तो कहा। इतना कहकर अधिराज भी चुप हो गया, क्योंकि वाकई में आयशा ने फ्लो में कुछ गलत कह दिया था। क्या कहा मैंने ऐसा जो आप मुझे डांट रहे हो? आयशा उन दोनों से पूछने लगी तो दीपशिखा ने उसे जवाब दिया, यही कि पक्का नहीं कह सकती आज मैं घर वापस आऊँगी या नहीं। अब बता, डांटना नहीं है तुझे तो मैं क्या करूँ तेरे साथ? सॉरी, आगे से सोच समझ कर बात करूँगी, अभी मैं चलती हूँ, घर में सब मेरा वेट कर रहे हैं, गुड बाय। एक बार फिर से आयशा ने कुछ गलत कह दिया, मगर अब भला उसे कौन ही समझाए। आयशा ड्राइव कर रही थी, तभी उसे बीकानेर की शॉप दिखाई दी। उसका मन समोसे और जलेबी खाने को किया तो गाड़ी से उतर गई। वो रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसका दुपट्टा डोर पे अटक गया था। डोर वापस खोलकर उसने अपना दुपट्टा बाहर निकाला और डोर बंद करने के बाद क्रॉस करने को हुई, मगर उसे रोड क्रॉस हो ही नहीं पा रही थी। आज लगातार गाड़ियां आ जा रही थी और वो बेचारी गाड़ियों के बीच में ही फंस गई थी। गाड़ी ड्राइव कर रहे कुछ लोग समझ चुके थे कि आयशा को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आती जाती गाड़ियां रुक गईं ताकि वो आराम से रोड को क्रॉस कर सके। आयशा ने जैसे तैसे रोड क्रॉस कर ली और शॉप में जाकर अपना सामान लेकर वापस रोड क्रॉस करने को लगी, क्योंकि इस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। मगर तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ गया बड़ी ही स्पीड में और आयशा को टक्कर दे मारी। कुछ ही सेकंड्स में आयशा खून में डूबी हुई सड़क पर पड़ी हुई थी।
आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे और भीड़ भी अब काफ़ी जमा हो चुकी थी। कुछ लोग तो अब वीडियो बनाने में बिजी थे। कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई और पुलिस की जीप भी। आयशा को तुरंत एडमिट कराया गया और इंस्पेक्टर चौहान ने आयशा के फ़ोन से फर्स्ट डायल कॉल में मौजूद नंबर अपने फ़ोन में नोट कर लिया। वो नंबर सायशा का था। पहले उसने अननोन नंबर को रिसीव नहीं किया, मगर बार बार सेम नंबर से कॉल आने पर उसे कॉल पिक करना पड़ा और अगले ही पल उसके हाथ से फ़ोन नीचे छूट गया। जब उसे ये पता चला कि आयशा का एक्सीडेंट हो गया है, उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मंजीत और बाकी सब ने उससे एक साथ पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नीनी का एक्सीडेंट हो गया है, सायशा ने जवाब दिया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वहीं ये खबर सुनने के बाद तो बाकी सब भी अपने होश अब खो बैठे थे। एपिसोड 149 इन्वेस्टिगेशन। आयशा के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनने के बाद तुरंत राठौर परिवार और बेदी परिवार लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले दोनों परिवारों ने डॉक्टर से आयशा के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, आयशा की हालत काफ़ी नाजुक है, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर वहाँ से जाने को हुए ही थे कि तभी वो वापस पलटे और कहा, वेल, ये एक्सीडेंट देखने में एक्सीडेंट लगता है पर असल में है नहीं, हिट एंड रन का केस है ये। आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये एक्सीडेंट एक पुलिस केस है। कोई भी हॉस्पिटल ऐसे केसेस लेता नहीं है नॉर्मली, बट आप दोनों फैमिलीज़ काफ़ी रेप्यूटेड हैं, इसीलिए हमने आयशा को एडमिट कर लिया, इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। बट एक बार आप लोग इंस्पेक्टर जवान से मिल लीजिए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर चौहान आए अपनी फोर्स के साथ। हेलो मिस्टर बेदी, हेलो मिस्टर राठौर। इंस्पेक्टर चौहान ने दोनों फैमिलीज़ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और दोनों परिवार ने भी उसे वापस से ग्रीट किया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हिट एंड रन का केस है, आप प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। सायशा की आंखें काफ़ी सूजी हुई थी, लगातार रोने के कारण। सायशा को देखते ही इंस्पेक्टर चौहान को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था शायद। वो बड़ी ही मीठी मुस्कान के साथ उससे बोले, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। होप सो, करण ने सायशा के आगे आकर इंस्पेक्टर से ही कहा। इंस्पेक्टर, हमें लगता है कि आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। अमन ने भी इंस्पेक्टर चौहान को एक टुक घूरते हुए ये बात कही, तो इंस्पेक्टर चौहान अब जाकर आयशा के एक्सीडेंट वाले मैटर के लिए सीरियस हुए। ओके, मिसेस राठौर की किसी से कोई दुश्मनी है क्या? इंस्पेक्टर चौहान ने जब सबसे ये पूछा तो अभय ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरी बीवी तो हर किसी से आए दिन पंगे लेती ही रहती है। अभय का ये स्टेटमेंट सुनकर सब के सब उसे हैरानी भरी नज़रों से घूरने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतने केसेस लेती है कि हो सकता है कि वो किसी ऑपोजिट पार्टी ने उसके साथ ऐसा ये सब कुछ किया हो, क्योंकि आयशा कभी भी अपने कोर्ट के मैटर्स घर में डिस्कस नहीं करती है किसी के भी साथ। अभय ने जैसे तैसे अपने स्टेटमेंट को क्लियर किया तो उसकी लास्ट वाली लाइन से बेदी परिवार भी एग्री हुए। आयशा वाकई में अपने कोर्ट के मैटर्स घर पर किसी के भी साथ कभी डिस्कस नहीं किया करती थी। मंजीत ने भी अभय की हाँ में हाँ मिलाई। अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी बेटी अपने कोर्ट के मैटर्स को घर पर किसी के साथ डिस्कस नहीं करती है कभी भी। हाँ, लेकिन एक शख्स है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन? इंस्पेक्टर जवान ने मंजीत से पूछा। वेद, आयशा का दोस्त। वेद भी एक एडवोकेट है, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं हर केसेस में। मंजीत ने जवाब दिया तो इंस्पेक्टर चौहान ने उनसे वेद का नंबर ले लिया। चौहान ने वेद का नंबर डायल किया। फर्स्ट 3 रिंग में तो वेद ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी के साथ बिजी था शॉपिंग करने में। लगातार एक ही नंबर से कॉल आता देख
वेद ने अपने मन में सोचा कि शायद हो सकता है कि वो कोई क्लाइंट हो, इसीलिए उसे कॉल रिसीव करना पड़ा। आयशा के एक्सीडेंट वाली न्यूज़ सुनकर वेद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। तन्वी को लेकर वेद लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले तन्वी और वेद ने सबसे पहले आयशा के बारे में पूछा। आयशा की हालत अभी भी काफ़ी नाजुक थी। सबके सब उसके लिए प्रे कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त अंदर ओटी में आयशा की सर्जरी चल रही थी, जो कि काफ़ी रिस्की थी। सर्जरी के दौरान आयशा की जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, और तो और सर्जरी के दौरान वो कोमा में भी जा सकती थी। ओटी के बाहर इंस्पेक्टर चौहान ने भी वेद से आयशा की किसी से साथ हुई दोस्ती, दुश्मनी और रंजिश के बारे में पूछताछ करी, तो मगर वेद को जितना पता था आयशा के बारे में, उसने उतना उन्हें जवाब दे दिया। काफ़ी देर से अभय किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वेद ने कहा, अभय नहीं आया क्या हॉस्पिटल? आया था ना वो। इतना कहते कहते मंजीत पीछे मुड़ी, मगर वहाँ पर अभय तो क्या, करण और सायशा भी मौजूद नहीं थे। मंजीत ने सायशा को कॉल किया, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी, तो सबके सब समझ गए कि वो तीनों मिशन पर निकल चुके हैं। इंस्पेक्टर चौहान का ईगो काफ़ी हर्ट हुआ ये जानकर कि वो तीनों पुलिस का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला गया अपनी फोर्स के साथ। अभय वहीं वहीं अभय, करण और सायशा ये तीनों सीधा उस स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पर आयशा का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि बीकानेर स्वीट शॉप। पूछताछ करने पर उन तीनों को ये पता चला कि आयशा को रोड क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर उसे किसी बड़े से ट्रक ने टक्कर मारी थी जो काफ़ी ज़्यादा लोडेड था। यहाँ तक कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो ट्रक रुका तक नहीं था। उस ट्रक का नंबर याद है क्या आपको? सायशा ने उस दुकानदार से पूछा, तो उन्होंने अपना सिर ना में हिलाया। तुम्हारी दुकान में कैमरे लगे हैं, बाहर लगाए हैं क्या कुछ कैमरे तुमने? अभय ने पूछा, तो दुकानदार ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर बार बार रिवाइंड करने के बाद तुरंत करण की नज़र एक ट्रक पर पड़ी। उस ट्रक की स्पीड देखकर करण बोला, इट्स लुकिंग लाइक कि इस ट्रक ने जानबूझकर अपनी स्पीड बढ़ाई थी। ट्रक का नंबर था RG14JF5555। अभय और करण ने जल्दी से वो वीडियो अपने फ़ोन में सेव किया और फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर चौहान अपनी फोर्स के साथ पहुँचे। उन्होंने भी बीकानेर के दुकानदार से पूछताछ करना शुरू किया। उन्होंने इंस्पेक्टर को भी वो वीडियो दे दिया। एपिसोड 150, आयशा's स्टेटमेंट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल। आयशा की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे कुछ टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था और उसका पूरा बॉडी प्रोफाइल किया, ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं आयशा को कोई और फ्रैक्चर या कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। कुछ ही देर में अभय, सायशा और करण ये तीनों हॉस्पिटल वापस आ गए, जहां इंस्पेक्टर चौहान उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। इंस्पेक्टर चौहान ने अभय को ताना मारते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मैं जानता हूँ कि आपको अपनी वाइफ की बहुत फिक्र है, मगर इस वक्त आपको अपनी वाइफ के पास होना चाहिए था, ना कि पुलिस के काम में दखल देना चाहिए। और अगर सारी इन्वेस्टिगेशन आपको खुद ही करनी है तो हम पुलिस वालों का वक्त मत ज़ाया कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम तो बस। सायशा अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी करण ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और इंस्पेक्टर चौहान से बोला, अगर अपनी ड्यूटी ठीक तरह से करेंगे आप, तो हम लोगों को भी आपके काम में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? इंस्पेक्टर चौहान करण पर भड़क पड़े। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि आप जाकर उस गाड़ी वाले को ढूंढिए जिसने मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश करी है। दैट्स व्हाट वी वांट। अभय ने काफ़ी र्यूड होकर ये बात इंस्पेक्टर से कही। इंस्पेक्टर चौहान अभय को जवाब देने ही वाले थे, लेकिन अभय ने उन्हें इग्नोर कर दिया और मंजीत से बोला, मम्मी, डॉक्टर से बात हुई क्या आपकी? क्या कहा उन्होंने? अब कैसी है आयशा? हाँ, वो
डॉक्टर ने आयशा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाएगा। मंजीत ने नॉर्मली जवाब दिया। ओके, एक बार मिसेस राठौर को होश आ जाए तो हमें उनका स्टेटमेंट लेना होगा, इंस्पेक्टर चौहान ने कहा। तो सब ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी वहाँ पर राजवीर, दीपिका और अधिराज भी आ गए। उन तीनों ने सबसे पहले आयशा के बारे में पूछा तो उन्हें भी वही सेम जवाब मिला। अभय को इंस्पेक्टर चौहान की उपस्थिति अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, इसीलिए वो उसे रूड होकर बोला, इंस्पेक्टर चौहान, वी विल इन्फॉर्म यू व्हेन शी विल रिगेन हर कॉन्शियस। अभय की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौहान ज़ोर से हंस पड़े और बोले, मिस्टर राठौर, मुझे शक है कि कहीं मिसेस राठौर का स्टेटमेंट लेने के लिए आप ही ना पहुंच जाए, इसलिए हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी जिसने मिसेस राठौर की जान लेने की कोशिश करी है, अभी तक उसे ये बात ज़रूर पता लग गई होगी कि मिसेस राठौर को कुछ नहीं हुआ है, वो अब भी ज़िंदा हैं। तो वो अचानक फिर से मिसेस राठौर की जान लेने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो अचानक फिर से मिसेस राठौर की जान लेने का प्लान बना रहा हो, इसीलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे। इंस्पेक्टर चौहान की बात कहीं ना कहीं एकदम सही थी, इसीलिए अभय ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वार्ड से बाहर एक नर्स आई। उसने सबको इन्फॉर्म किया कि आयशा को होश आ चुका है। सबके सब एक साथ वार्ड के अंदर एंटर हुए। आयशा के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था। उसे ऐसी में हालत में देखकर सबके सब काफ़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि उन सभी को अब भी यकीन नहीं था कि जिस लड़की को से अभी कुछ घंटों पहले उनकी बात हुई थी, उस लड़की का अचानक ऐसे एक्सीडेंट हो गया और अब वो मुरझाई हुई सी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। तभी वार्ड के अंदर इंस्पेक्टर चौहान और उनके कांस्टेबल एंटर हुए। मिसेस राठौर, कैसी हैं अब आप? इंस्पेक्टर चौहान ने उससे पूछा। तो अभय बीच में बोल पड़ा, इंस्पेक्टर चौहान, मेरी वाइफ इस वक्त बोलने की कंडीशन में नहीं है, इसीलिए अभी आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते इनका। अभय की बात कहीं ना कहीं एकदम सही थी, इसलिए इंस्पेक्टर चौहान और कांस्टेबल वहाँ से चले गए। आयशा को जब से होश आया था तब से वो सबको सिर्फ एकटुक निहारे जा रही थी। बेटा, तो आराम कर, हम सब बाहर ही हैं, ठीक है? मंजीत ने उसका माथा सहलाते हुए उससे कहा और फिर सबके सब वार्ड से बाहर चले गए, सिवाय अभय के। अधिराज ने अभय को भी अपने साथ वार्ड से बाहर चलने को कहा, मगर उसने बाहर जाने से मना कर दिया और आयशा के बेड के पास ही जाकर बैठ गया। आयशा को अभी भी दवाइयों का असर था, इसीलिए वो वापस से सो गई। वहीं अनिरुद्ध इस वक्त मुंबई में जिंदल ग्रुप्स के मालिक मिस्टर महेश जिंदल के साथ मीटिंग में था। मीटिंग ख़त्म होते ही उसे अभय का कॉल आया। जी भाई, मीटिंग सक्सेसफुल रही मिस्टर जिंदल के साथ, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। मगर अभय ने उसकी बात को अनसुना किया और अनिरुद्ध से बोला, आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। तो अनिरुद्ध ने भी इरिटेट होकर अपने भाई को जवाब दिया, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब? अभय कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहा और फिर बोला, मुझे लगा कि तुझे ये न्यूज़ सुनकर आयशा के लिए बुरा फील होगा, उसकी चिंता होगी, आखिरकार वो तेरी भाभी है। मगर तेरी बेवजह की नफ़रत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुझे बेकार ही इन्फॉर्म कर दिया। ये बोलकर अभय ने कॉल एंड कर दी। पता नहीं भाई मुझे क्यों बता रहे हैं उस आयशा के बारे में, मेरी वजह से वो और उसका ख़ानदान डूब कर मर जाए, मुझे क्या? अनिरुद्ध खुद से बोला और अपना फ़ोन होटल के बेड पर फेंक कर वॉशरूम में चला गया। वहीं जयपुर में आयशा को प्रॉपरली होश आ चुका था। अब अभय उसे सूप पिला रहा था। तभी वार्ड में बेदी परिवार और राठौर ख़ानदान के साथ इंस्पेक्टर चौहान और उनके कांस्टेबल भी दाखिल हुए। हेलो मिस्टर राठौर, कैसी हैं अब आप? इंस्पेक्टर चौहान ने उसे पूछा। तो आयशा ने अपना सिर हल्का सा हिलाकर जवाब दिया। वैसे आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? इंस्पेक्टर चौहान ने उससे सवाल किया। तो आयशा ने रुखे से स्वर में जवाब दिया, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से पता नहीं कैसे हाई स्पीड के साथ एक बड़ा सा ट्रक मेरे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इतने में उस ट्रक ने मुझे ज़ोर से टक्कर दे मारी। फिर मुझे कुछ याद नहीं है।
आयशा की पूरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर चौहान ने उससे अपना अगला सवाल किया, क्या आपको किसी पर शक है? क्या कभी किसी ने आपको धमकी दी है आपकी जान लेने की? इंस्पेक्टर चौहान का सवाल सुन आयशा काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब गई कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी जान लेना चाहता है। तभी आयशा कि एक हफ्ते पहले का उसे इंसिडेंट याद आया। उसने बिना देरी करे अपना जवाब दिया, तो अनिरुद्ध सिंह राठौर, मुझे उस पर शक है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मेरा एक्सीडेंट ज़रूर उसी ने करवाया होगा। मुझे 100% उस पर शक है। आयशा का बयान सुनकर एक पल के लिए बेदी परिवार और राठौर खानदान के साथ साथ इंस्पेक्टर चौहान भी हैरान रह गए, क्योंकि आयशा अपने ही देवर के खिलाफ बयान दे रही थी, मगर वो लोग उसके बयान को अनसुना भी तो नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए कांस्टेबल मुरारी ने आयशा का बयान लिख लिया। वहीं अभय आयशा के बयान से काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर उसने अनिरुद्ध पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बिना सोचे समझे कैसे लगा दिया। आयशा का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर चौहान और कांस्टेबल वहाँ से चले गए। वहीं अधिराज आयशा से बोला, बेटा तूने अनिरुद्ध पर ही शक क्यों किया? वो तेरा देवर है, तूने उसके खिलाफ बयान क्यों दिया? तभी दीपिका बीच में बोल पड़ी, क्योंकि अनिरुद्ध ने वाकई में आयशा को जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने खुद अपने कान से सुनी थी ये बात। दीपिका को फिर से आयशा की साइड लेता हुआ देख अधिराज और बाकी सब दंग रह गए कि आखिर दोनों दुश्मन सहेलियां कैसे बन गईं। कहाँ तो वो दोनों एक दूसरे को फूटी आँख पसंद नहीं करती थी, और आज जो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनी हुई थी। मिसेस राठौर, आपने कुछ गलत सुना होगा उस दिन। अनिरुद्ध के कहने का मतलब वो नहीं था। वो तो बस आयशा पर गुस्सा आ गया था उसे, इसीलिए उसने गुस्से में ऐसी बात कहती थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आयशा का एक्सीडेंट अनिरुद्ध ने करवाया हो। अब एक बार फिर से अपने भाई अनिरुद्ध का ही पक्ष लेने लगा। उसे ऐसे करते देख आयशा को रोना आ गया। वो हमेशा अभय से ये उम्मीदें रखती थी कि वो अपने परिवार और अपनी बीवी में से हमेशा अपनी बीवी को चुने, मगर अभय ने तो हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी अपना परिवार ही रखा था। किसी तरह अपने आंसू रोकते हुए आयशा मंजीत से बोली, मम्मी मेरा सिर घूम रहा है, कुछ देर के लिए मुझे आराम करने का मन है, क्या मैं सो जाऊँ? हाँ बेटा तो आराम कर, हम सब तुझसे बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंजीत ने उससे कहा, और उसके बाद उसका माथा चूमने के बाद वो सब वार्ड से बाहर जाने को हुए। मगर बाहर जाने से पहले उसने बाकी सबको भी बाहर जाने के लिए कह दिया। अभय तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था आयशा को अकेले छोड़कर जाने के लिए, मगर मंजीत के आगे उसकी बिल्कुल भी नहीं चली, इसीलिए उसे भी बाकी सबके साथ वहाँ से बाहर जाना पड़ गया। कान खोल कर मेरी बात सुन ले तू अभय, अगर आयशा का दिया हुआ बयान सच साबित हुआ और अनिरुद्ध का इन्वॉल्वमेंट इस एक्सीडेंट में निकला तो तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान रखना ये बात। उस बेचारी बच्ची को तूने अनिरुद्ध ने ना मिलकर बहुत परेशान किया है। अब तो मुझे उसके आसपास भी नज़र मत आना जब एक्सीडेंट का केस सॉल्व नहीं हो जाता, समझा तू? अधिराज को आयशा के लिए इतना परेशान होता देख वहाँ मौजूद सभी को अच्छा लग रहा था कि आखिर कोई तो है जो आयशा को अपने बच्चे जैसा ही मानता है। अब अधिराज ये बात काटने ही वाला था कि तभी आयशा बोली, मम्मी मैं करण भैया और अमन भैया अंदर जा रहे हैं, नीनी बोर हो रही होगी ना। तभी दीदा बोल पड़ी, चल कुड़िए मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ अंदर। उसके बाद वो चारों अंदर वार्ड में दाखिल हुए। वहीं अभय समझ चुका था कि ज़रूर इन सब की आपस में अब कोई नई खिचड़ी पक रही है जिसका हिस्सा वो लोग उसे नहीं बनाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।